नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इक्वालिटी और जस्टिस। हम चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो उसमें लास्ट क्लास में एंड में हमने डिस्कस किया था इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में, समानता और न्याय के बारे में। इसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स में क्या प्रोविजन है समानता और न्याय का। तो जो राइट टू इक्वलिटी है, हमारा जो पहला फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 में कहा जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक। दूसरा, आर्टिकल 15 में कहा जाता है नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, न तो जाति के आधार पर होगा, न धर्म के आधार पर होगा, न जन्म स्थान के आधार पर होगा, और न सेक्स के आधार पे होगा, लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा, न रंग के आधार पर होगा, रेस कलर के आधार पर भी कोई नहीं होगा। और फिर हमने साउथ अफ्रीका में भी देखा नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में, नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में वहां पे जो है जो ब्लैक लोग रहते थे, व्हाइट लोग रहते थे और इंडियंस लोग रहते थे, तो उनको अलग अलग समझा जाता था। नेल्सन मंडेला ने आंदोलन किया, स्ट्रगल की, और फाइनली जो है 1994 के आसपास वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाती है। और अब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब कोई भेदभाव नहीं है वहां पे। तो ये देख लो 1994 में वहां स्टैब्लिश हो जाती है। आगे हम बात करें, देयर आर फिक्स्ड पीरियड्स फॉर द गवर्नमेंट्स दैट आर इलेक्टेड। जो सरकार अब साउथ अफ्रीका में जो सरकार चुनी गई है, साउथ अफ्रीका में जो सरकार चुनी गई है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होगी, वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होगी, है ना। उसके बाद फिर से चुनाव होंगे और फिर से सरकार बनेगी। ठीक। एंड इन इंडिया वंस द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड इट कैन स्टे इन पावर फॉर 5 years। और इंडिया में भी एक बार सरकार बन जाती है, चाहे वो केंद्र में प्रधानमंत्री की सरकार हो या राज्य में मुख्यमंत्री की, एक बार अगर सरकार बन जाती है तो वो 5 साल तक रहती है और 5 साल बाद चुनाव होते हैं। ठीक। दस पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बाय यूजिंग देयर वोटिंग राइट्स। तो सरकार की इस प्रक्रिया में हम आप यानी कि जनता पार्टिसिपेट करती है। किस आधार पर पार्टिसिपेट करती है? तो हम वोट देते हैं, हमें राइट टू वोट, हमें वोट देने का अधिकार है। 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सबको वोट देने का अधिकार होता है। ठीक। तो हम भी पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट की इस प्रक्रिया में अपना वोट देकर, और सरकार चुनने में हमारा भी रोल बहुत ज्यादा है। सरकार चुनने में हमारा भी रोल बहुत ज्यादा है, नहीं हमारा ही रोल है। हाँ देख लो, हम खुद सरकार बना रहे हैं, समझ रहे हैं आप। आगे, people also participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required। अब ऐसा नहीं है कि सरकार बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, सरकार बनाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और सरकार जब बन जाती है तो वो तो बन गई 5 साल के लिए। अब 5 साल वो अच्छे से काम करे, जिस मकसद से सरकार को चुना है, जिन मुद्दों को सामने रखकर और सरकार को चुना है कि आप आओगे सरकार में तो आप इन मुद्दों पर बात करोगे, हमारी ये समस्याएं इनको खत्म करोगे। अगर सरकार वैसा कुछ नहीं कर रही है तो भैया फिर हम पार्टिसिपेट इस चीज में भी करते हैं, सरकार की आलोचना करने के लिए भी हम एक हो जाते हैं, सरकार की आलोचना भी करते हैं। सरकार को ये भी कहते हैं कि आप जब वोट मांगने आए थे हमारे यहां तब आप वादा कर रहे थे कि हम आपकी ये समस्याएं खत्म कर देंगे, लेकिन अब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, तो हम आपकी आलोचना करने के लिए यहां खड़े हुए हैं, हम अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करते हैं। तो हम क्रिटिसाइज भी करते हैं सरकार को, उसके लिए भी हम इकट्ठे होते हैं, उसके लिए भी हम पार्टिसिपेट करते हैं सरकार की इस प्रक्रिया में। सरकार को चुनने की प्रक्रिया में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं, और सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार की आलोचना करने के लिए हम भी एक साथ हो जाते हैं। पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स रॉन्ग डिसीजन बाय होल्डिंग धरना, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन। अब सरकार अगर कुछ सही काम नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ अपने एक्सप्रेशन जाहिर करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए हम
इकट्ठे हो जाते हैं और हम धरना करते हैं, धरना प्रदर्शन, हम रैली निकालते हैं, हम हड़ताल करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं, जिससे हम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पाए, तो सरकार तक वो बात पहुंचे और सरकार अपने आप संभल जाए। नहीं संभलेगी तो दोस्त 5 साल बाद, 5 साल बाद तो हम आ ही रहे हैं दोबारा से वोट देने के लिए, हम आपको खत्म कर देंगे। समझ गए? तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद people also participate by organizing themselves into social movement। जो लोग हैं वो सामाजिक आंदोलन में भी इकट्ठे होते हैं। सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चुनौती देने के लिए, एंड इट्स फंक्शनिंग, तो सरकार के जो कामकाज हैं उनको चुनौती देने के लिए हम इकट्ठा हो जाते हैं, सामाजिक आंदोलन करते हैं। गवर्नमेंट प्लेज अ मेजर रोल इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, और सरकार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो विवाद उत्पन्न हो गया है, उस विवाद के निपटारे के लिए सरकार भी सामने आती है और विवाद को निपटारा करती है। दे ऑकर अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन एंड रीजन। अलग अलग क्षेत्रों में ये विवाद हो सकते हैं, धर्म के आधार पर विवाद हो सकते हैं, संस्कृति कल्चर के आधार पर भी विवाद हो सकते हैं, तो सरकार उनको सुलझाने के लिए आती है। रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी क्या होता है, हम धार्मिक सम्मेलन कर रहे हैं, धार्मिक महोत्सव मना रहे हैं, उससे भी विवाद हो जाता है, क्योंकि हमने इसी क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। भारत एक विविधता वाला देश है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है, लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हुए चलना, यही डेमोक्रेसी की और यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी विविधता होने के बाद भी हम एक हैं, ये हमारी खूबसूरती है। तो processions and celebration can sometimes lead to conflict। rivers can also become a source of conflict between state। कई जगह तो नदियों पर भी विवाद हो जाता है, रिवर्स पर भी विवाद हो जाता है, जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट चलता है। तो एक नदी एक स्टेट से निकलती है और दूसरी में जाती है, तो वहां पानी के बंटवारे को लेकर ही विवाद हो जाता है दो राज्यों के बीच में। एक स्टेट कहता है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर काम ज्यादा होता है, हमें ज्यादा पानी चाहिए, दूसरा कहता है नहीं हमें ज्यादा चाहिए। तो रिवर डिस्प्यूट भी देखने को मिलता है, उसको सुलझाने के लिए भी सरकार सामने आ जाती है और विवाद होने से बचाती है। ठीक है, फिर देखिए, इक्वालिटी एंड जस्टिस आर की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो इक्वालिटी है, समानता है, और जो जस्टिस यानी कि न्याय, ये महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, अंग हैं लोकतंत्र के। क्योंकि लोकतंत्र जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और सभी लोगों को बराबर समान रूप से न्याय मिले, समान रूप से देखा जाए, उनको न्याय मिले, यही डेमोक्रेसी का पहचान है, मेन एलिमेंट है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 17 जो है ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। तो भारत में जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है उसको बैन कर दिया है बाय लॉ, इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी। समाज में न्याय लाने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बैन कर दिया है अंडर आर्टिकल 17। और इसके लिए एक कानून भी बना है, और वो कानून मैं आपको बता देता हूं, SC/ST एक्ट 1989। ये कानून भी बना है, SC/ST अधिनियम 1989। ये सब क्यों किया जा रहा है दोस्त? ये सब इसलिए किया जा रहा है समाज में सब बराबर रहें, सबको समान दर्जा मिले। ठीक है, अब ये टर्मिनोलॉजी है आपके चैप्टर की। अपार्थीड क्या होता है? अपार्थीड क्या है? रंग के आधार पर it refers to the system under which separation is practiced on the basis of race। कलर के आधार पर सबको अलग अलग समझा जाए, रंग के आधार पर सबको अलग अलग समझा जाए, यही है अपार्थीड। ये कहां चलता था? साउथ अफ्रीका में। कहां चलता था ये? साउथ अफ्रीका में, हम डिस्कस कर चुके हैं। और साउथ अफ्रीका में ये चलता था क्यों? क्योंकि वहां पे कौन कौन लोग रहते थे? ब्लैक लोग भी रहते थे, व्हाइट लोग भी रहते थे, इंडियंस भी रहते थे। ब्लैक, व्हाइट, इंडियंस, तो इनमें ये अलग अलग अलगाव महसूस किया जाता था। इसी
कानून के तहत, इसी प्रैक्टिस के तहत जो नेल्सन मंडेला हैं, उन्होंने आंदोलन चलाया और फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित हो जाता है और सब बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रही अपार्थाइड की बात। रेस क्या होता है? रेस वही है रंग के आधार पर। तो वन ऑफ द मेन ग्रुप्स दैट ह्यूमंस कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल डिफरेंसेस, फॉर एग्जांपल द कलर ऑफ देयर स्किन। तो रेस क्या होता है? रंग क्या है? ये वो है जब स्किन, जो चमड़ी का कलर है, उसके आधार पर जब अलग अलग महसूस किया जाए, लोगों के बीच में अलगाववाद देखने को मिले, उसे कहते हैं रेस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो भैया प्रतिनिधि कौन होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें जनता चुनती है, जिन्हें जनता वोट देकर चुनती है, जिन्हें जनता वोट देकर चुनती है, उन्हें कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। और ये रिप्रेजेंटेटिव, जैसे इंडिया की मैं बात करूं तो केंद्र सरकार में हम जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजते हैं उन्हें कहते हैं सांसद। सांसद मतलब एमपी। और वहीं राज्य सरकार में हम जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजते हैं उन्हें कहते हैं विधायक। क्या कहते हैं दोस्त? विधायक। इंग्लिश में कहेंगे एमएलए। तो रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? तो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड थ्रू पीपल्स वोटिंग राइट टू टेक पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। समझ गए? ध्यान रखेंगे इसको। पार्टिसिपेशन क्या होता है? तो पार्टिसिपेशन का मतलब है भागीदारी। तो जनता पार्टिसिपेट करती है वोटिंग प्रक्रिया में, जनता पार्टिसिपेट करती है सरकार की आलोचना करने में, जनता पार्टिसिपेट करती है सरकार के खिलाफ सामाजिक आंदोलन करने में, उसे कहते हैं भागीदारी। यानी कि पीपल्स इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। पीपल्स का जो इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट की प्रोसेस में, उसे ही कहते हैं भागीदारी। ठीक है, तो यहाँ पार्टिसिपेशन जो देखने को मिलता है लोगों का, वो कहाँ? प्रतिनिधि चुनने में, प्रतिनिधि चुनने में भागीदारी देखने को मिलती है, आलोचना करने में, सरकार की आलोचना, क्रिटिसाइज, आलोचना करने में, ठीक है, प्लस सामाजिक आंदोलन चलाने में, रैली निकालने में, धरना प्रदर्शन करने में, हड़ताल करने में, ये लोगों की भागीदारी हमें देखने को मिलती है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद। धर्म के आधार पर विवाद हो जाता है और बहुत सी चीजें हैं जिनको लेकर विवाद हो जाता है, जैसे नदियों के बारे में बताया, दो राज्यों के बीच में नदियों का भी विवाद हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट विवाद होता क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन पीपल्स ऑफ वेरियस कास्ट। अलग अलग जाति के लोगों के बीच में जो मतभेद हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट। अलग अलग संस्कृति को लेकर मतभेद उत्पन्न होना। ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट में अराइज इन द नेम ऑफ रीजन। क्षेत्र के आधार पर विवाद सामने आते हैं, धर्म के आधार पर विवाद सामने आते हैं, भाषा के आधार पर विवाद सामने आते हैं। समझ रहे? फिर है रिजोल्यूशन। क्या होता है रिजोल्यूशन? मैं यहां लिख रहा हूं आपका, रिजोल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। रिजोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। रिजोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। आई होप चीजें क्लियर हैं यहां तक भाई। आगे देखो, अब ये कुछ क्वेश्चन देखो, हम क्वेश्चन देखते हैं। सरकार क्यों आवश्यक है? वाई डू वी नीड गवर्नमेंट? सरकार क्यों आवश्यक है? केवल कर वसूलने के लिए ना, टैक्स वसूलने के लिए थोड़ी ना। निर्णय लेने के लिए, कानून बनाने के लिए, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार आवश्यक है। सरकार क्यों आवश्यक है? निर्णय लेने के लिए, कानून बनाने के लिए, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जरूरी है।
तो आंसर हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, आगे देखिए। भारत में पंचायतें मुख्यतः कहाँ कार्य करती हैं? भारत में जो पंचायतें हैं वो मुख्यतः कहाँ कार्य करती हैं? क्या शहरी क्षेत्रों में करती हैं? बिल्कुल करती हैं। शहरी क्षेत्रों में करती हैं? नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में करती हैं? हाँ। केवल आदिवासी क्षेत्रों में? नहीं। केवल महानगरों में? नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, बी आंसर। अब देख लो यहां, हम लोकल गवर्नमेंट वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये अमेंडमेंट हुआ, इसके तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी कि पंचायत जोड़ दी गई। 11th शेड्यूल में पंचायत जोड़ दी गई। पंचायत कहां पे? ग्रामीण क्षेत्रों में। पंचायत कहां काम करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं। इसी के साथ एक और अमेंडमेंट हुआ और उसे हम बोलते हैं 74th यानी कि 74वां संविधान संशोधन, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ये है क्या? ये अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय, ये शहर में लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। शहर में लोकल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? यहां पे बोलते हैं नगर पालिका या नगर निगम या नगर पंचायत, नगर पंचायत। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन ये ध्यान रखेंगे। तो पंचायत कहाँ काम करती हैं? पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हैं। शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में अर्बन लोकल बॉडीज काम करती हैं। गांव में पीआरआई यानी कि पंचायत काम करती हैं। ठीक है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। आई होप चीजें क्लियर हैं यहां तक। एक और क्वेश्चन देखिए। लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन करती है, यह कथन किसके लिए सबसे अधिक सही है? लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन करती है, यह कथन किसके लिए सही है? प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए, राजतंत्र या एक दलीय शासन? अब लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन करती है यानी कि जनता खुद शासन करे, तो ये किसके लिए सही होगा? भाई प्रतिनिधि लोकतंत्र में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता अपने वोट का इस्तेमाल करके और प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि सरकार में काम करता है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर आ जाए तो वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे ही कहेंगे जहां पर जनता की भागीदारी देखने को मिले सरकारी निर्णयों में, सरकार में जनता की भागीदारी देखने को मिले। समझ गए? आई होप क्लियर है। राजतंत्र तो राजाशाही हो गया, ये तो यहां पे तो राजा ही सब कुछ है, किंग ही सब कुछ है। ठीक, एक दलीय शासन का मतलब होता है वन पार्टी रूल, वन पार्टी रूल जैसे चीन में चलता है, नॉर्थ कोरिया में चलता है वन पार्टी रूल। तो ये जो वन पार्टी रूल है यानी कि एक ही पार्टी राज करेगी। तो राजाशाही में एक दलीय शासन में ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि वहां चुनाव होने ही नहीं है और चुनाव होंगे भी तो एक ही पार्टी शासन संभालेगी। एक और लास्ट देखो, सरकार का मुख्य कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट? कानून बनाने का काम क्या सरकार का काम नहीं है? गलत बात, कानून बनाती है सरकार। कानून को लागू करना सरकार का काम है? गलत बात, लागू भी करती है। व्यक्तिगत व्यापार करना, अरे नहीं, सरकार का काम ये नहीं होता। व्यक्तिगत व्यापार, पर्सनल ट्रेड, पर्सनल बिजनेस करना ये सरकार का काम है? नहीं, सरकार खुद अपना बिजनेस नहीं करती है।
सरकार पूरे देश को चलाती है। तो हमसे पूछा है कौन निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का काम नहीं है, तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, जनता की सुरक्षा करना, ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा क्या, ये। आई होप चीजें क्लियर है। तो ये हमने डिस्कस किया चैप्टर, अगली बार फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।